हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि पिछला लेक्चर मेरा था अनुसूची के ऊपर, आज मैं आप लोगों को प्रश्नावली के बारे में बताने जा रहा हूँ। प्रश्नावली क्या होती है, क्वेश्चनेयर क्या होता है। जैसा कि हम अपने रिसर्च के लिए, अपने अनुसंधान कार्य के लिए प्रश्नावली का निर्माण करते हैं, और इस प्रश्नावली के बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि प्रश्नावली होती क्या है। देखिए, जिस तरह से अनुसूची एक टेक्निक होती है, यानी कि प्रविधि होती है। अनुसूची क्या होती है? एक प्रविधि होती है, एक पद्धति होती है, तकनीक होती है, तकनीक। इसी तरह से जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली भी अनुसंधान करने के लिए एक प्रकार की तकनीक है। शोध कार्य करने के लिए, शोध करने के लिए एक प्रकार की तकनीक होती है। इस प्रविधि के अंतर्गत समस्या से संबंधित जितने भी प्रकार के प्रश्न होते हैं, यानी कि जो भी समस्याएं होती हैं, सभी समस्या से संबंधित सभी प्रश्नों को तैयार कर लिया जाता है और उसको प्रश्नों का रूप दे दिया जाता है। समस्याओं को प्रश्नों का रूप दे दिया जाता है। और इस प्रश्नावली को, अब जो ये प्रश्नावली होती है, उत्तरदाता के सम्मुख रखा जाता है। उत्तरदाता, या जिसको हम कहते हैं रिस्पॉन्डेंट्स के सम्मुख रखा जाता है। रिस्पॉन्डेंट से प्रश्न पूछा जाता है, और जब प्रश्न पूछता है तो जब शोधार्थी जो होता है वह रिस्पॉन्डेंट से प्रश्न पूछता है, यानी कि एक रिसर्चर जो होता है, रिसर्चर्स जो होता है वह इससे प्रश्न पूछता है, और जो प्रश्न का उत्तर देता रहता है वह प्रश्नावली में अंकित करता रहता है। यानी कि प्रश्नावली विधि जो होती है, इसके द्वारा हम आंकड़ा एकत्रित करते हैं। इसके द्वारा भी आंकड़ा, जैसे कि अनुसूची के द्वारा हम आंकड़ा एकत्रित करते हैं, डेटा एकत्रित करते हैं, इसी तरह से प्रश्नावली के द्वारा भी हम डाटा एकत्रित करते हैं। और तथ्यात्मक सूचनाओं को संग्रहित किया जाता है। जो तथ्यात्मक सूचनाएं होती हैं, उस तथ्यात्मक सूचनाओं को संग्रहित किया जाता है। जैसा कि कुछ विद्वानों ने इसकी परिभाषा दी है, गुड एवं हैट। गुड और हैट कहते हैं कि प्रश्नावली मापन की एक प्रविधि है। प्रश्नावली क्या है? मापन की एक प्रविधि है, जिसकी सहायता से प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किए जाते हैं, जिन्हें न्यायाधीश के सदस्यों द्वारा स्वयं लिखना पड़ता है। यानी जिनका उत्तर कौन लिखता है? न्यायाधीश। यानी कि जो हम सैंपलिंग करते हैं, सैंपलिंग करके जो हम मेंबर कलेक्ट करते हैं, रिस्पॉन्डेंट हमारे पास जो हो जाते हैं, उन रिस्पॉन्डेंट को प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता है, प्रश्नों का उत्तर लिखना पड़ता है। तो यह भी क्या है? एक प्रविधि है। यह भी एक प्रविधि है जिसकी सहायता से प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किए जाते हैं। वहीं बार डेविस और जॉनसन, बार डेविस और जॉनसन कहते हैं कि प्रश्नावली एक मापन प्रविधि है। यह क्या है? प्रश्नावली एक मापन प्रविधि है, यानी कि किसी चीज को मापने के लिए मापन प्रविधि है। मापने के लिए, किसी चीज को मापने के लिए मापन प्रविधि है, जिसमें क्रमागत रूप से प्रश्नों को सम्मिलित किया जाता है। 1 by 1, स्टेप बाय स्टेप प्रश्नों को इसमें सम्मिलित किया जाता है, और इसे न्यायाधीश, यानी कि जो हमारे रिस्पॉन्डेंट होते हैं, जो उत्तरदाता होते हैं, तथा जनसंख्या के जो सदस्य होते हैं, जो समस्त जनसंख्या होती है जिसका हम सर्वे करना होता है या जिस पर हमें शोध करना होता है, और शोध के दौरान जो हम जनसंख्या के कुछ सदस्यों, यानी कि लोगों को, जनता में से, या इस लोगों में से हम जिसे भी सेलेक्ट करते हैं, लोगों में से जिसे हम सेलेक्ट करते हैं, उनको देकर अपेक्षित सूचनाएं प्राप्त करते हैं। तो प्रश्नावली जो होती है एक वैध प्रविधि होती है, यानी कि एक वैध तरीका होता है आंकड़ा एकत्रित करने के लिए। ये एक विश्वसनीय पद्धति होती है आंकड़ा एकत्रित करने के लिए। शोधकर्ता इस प्रविधि का उपयोग प्रदत्तों के संकलन के लिए करते हैं, यानी प्रदत्त, इससे भी हम क्या इकट्ठा करते हैं? डाटा। इससे भी हम डेटा इकट्ठा करते हैं। इस प्रश्नावली के द्वारा जब हम प्रश्न तैयार करते हैं तो लोगों से, भिन्न लोगों से प्रश्न पूछते हैं, भिन्न लोगों से प्रश्न पूछते हैं, भिन्न लोगों का अलग अलग उत्तर होता है। तो हम इस एनालिसिस के भिन्न लोगों का अलग अलग उत्तर होता है, तो उनके उत्तरों के द्वारा हमें कुछ तथ्य प्राप्त होते हैं, कुछ सूचनाएं प्राप्त होती हैं, कुछ तकनीक प्राप्त होती हैं, जिनका उपयोग हम अपने अनुसंधान में करते हैं। इस प्रश्नावली विधि का प्रयोग जो है वह 1998 में लंदन सांख्यिकी सोसाइटी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? लंदन सांख्यिकीय सोसाइटी
लंदन सांख्यिकी सोसाइटी के द्वारा 1998 में इसका प्रयोग किया गया। 1998 में इसका प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है किस पद्धति का? प्रश्नावली पद्धति का प्रयोग किया जाता है। आइए हम इसके प्रकारों के बारे में देखते हैं। प्रश्नावली के प्रकार कितने होते हैं? प्रश्नावली के प्रकार, टाइप ऑफ क्वेश्चनेयर। हम कितने प्रकार के क्वेश्चनेयर तैयार करते हैं? क्वेश्चनेयर, जिसको हम क्वेश्चनेयर कहते हैं, कितने प्रकार के प्रश्नावली तैयार करते हैं? पहला है तथ्य संबंधी प्रश्नावली। तथ्य संबंधी प्रश्नावली, यह जो तथ्य संबंधी प्रश्नावली होती है, इसको हम तथ्य एकत्रित करने के लिए बनाते हैं। यानी कि आर्थिक दशाओं से संबंधित जितने भी तथ्य होते हैं एक विशेष जनसंख्या की, उस विशेष जनसंख्या की आर्थिक स्थिति को जानने के लिए हम इस प्रश्नावली का निर्माण करते हैं। जैसे कि आयु के बारे में अगर हमें निर्धारण करना हो, या आयु के बारे में जानना हो, धर्म के बारे में जानना हो, जाति के बारे में जानना हो, शिक्षा के बारे में जानना हो, विवाह के बारे में जानना हो, पारिवारिक रचना आदि के बारे में जानना हो, तो इनके बारे में जानने के लिए हम तथ्य संबंधी प्रश्नावली तैयार करते हैं। दूसरा है मत एवं मनोवृत्ति प्रश्नावली। मनोवृत्ति प्रश्नावली, ये जो मत एवं मनोवृत्ति प्रश्नावली जो होती है, इसमें हम व्यक्तियों की रुचि जानते हैं, व्यक्तियों की राय जानते हैं। इसमें क्या होता है? रुचि जानते हैं, व्यक्तियों की रुचि, राय जानते हैं, उनकी राय जानते हैं। विश्वास, विचारधारा इत्यादि बारे में हम जानकारी एकत्रित करते हैं। उनके दृष्टिकोणों के बारे में जानकारी एकत्रित करते हैं। दृष्टिकोणों के बारे में जानकारी एकत्रित करते हैं। जैसे कि हम उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि हम बाजार का सर्वेक्षण करते हैं, तो बाजार का सर्वेक्षण करने के लिए हमें विभिन्न लोगों से प्रश्न पूछना होता है। विभिन्न लोगों से क्वेश्चन हम करते हैं कि दाम कितने होने चाहिए, तो विभिन्न लोग अलग अलग तरह के उत्तर देते हैं। जनमत संग्रह हम करते हैं, जैसे किसी प्रश्न को लेकर हम जनमत संग्रह करते हैं, तो जनमत संग्रह के दौरान भी जो प्रक्रिया होती है, इस दौरान भी सबके अलग अलग विचार होते हैं, अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं, लोग अलग अलग तरीके से राय देते हैं। जैसे हम किसी कार्यक्रम को टेलीविजन पर प्रसारित करते हैं या टीवी पर प्रसारित करते हैं, तो उसके बारे में भी जब हम सर्वे करते हैं तो लोगों की अलग अलग राय होती है। तो ये लोगों का मत जानने के लिए, लोगों के मानसिक दशाओं को जानने के लिए हम इस प्रकार की प्रश्नावली का निर्माण करते हैं। अब तीसरा है संरचित प्रश्नावली। संरचित प्रश्नावली जो होता है वह, जैसे कि शोध कार्य प्रारंभ करने के पूर्व हम कुछ चिंतन कर लेते हैं, कुछ मनन कर लेते हैं। यानी कि विभिन्न जो विषय होते हैं, हमारे शोध कार्य से संबंधित जो विषय होते हैं, उस पर लोगों की राय जानने के लिए, योजनाओं के बारे में जानने के लिए, लोगों के रहन सहन को जानने के लिए, रहन सहन की दशा जानने के लिए हम इस प्रकार की प्रश्नावली का निर्माण करते हैं। यानी कि अध्ययन प्रारंभ करने के पूर्व ही हम कुछ ऐसे प्रश्न तैयार करते हैं जिससे कि उस क्षेत्र की समस्याओं के बारे में पता चल सके, लोगों के रहन सहन के बारे में पता चल सके, विभिन्न योजनाओं के बारे में लोग क्या राय रखते हैं इस बारे में पता चल सके। तो इसको हम संरचित प्रश्नावली कहते हैं। यह प्रश्नावली जो होती है यह प्रतिबंधित होती है, यानी कि इस पर जो प्रश्न होते हैं उसी प्रश्न से संबंधित लोगों को उत्तर देना होता है। चौथा असंरचित प्रश्नावली। यह जो असंरचित प्रश्नावली होती है, इसमें प्रश्न जो होते हैं खुले रूप में प्रश्न होते हैं। यानी कि इसमें प्रश्नों का निर्माण नहीं किया जाता है। इसमें प्रश्न का निर्माण हम नहीं करते हैं, केवल हम उन विषयों या प्रसंगों का उल्लेख करते हैं जिनके बारे में सूचनाएं एकत्रित करनी होती है। हम इस असंरचित प्रश्नावली के अंतर्गत हम किसी प्रकार का प्रश्न का निर्माण नहीं करते हैं, बल्कि केवल हम संदर्भ दे देते हैं, केवल हम क्या दे देते हैं, विषय दे देते हैं, प्रसंग दे देते हैं। उसी प्रसंग पर, उसी विषय पर लोग अपनी अपनी राय देते हैं। यह जो है एक पथ प्रदर्शिका की तरह से होती है, जिसमें कि उत्तरदाता खुलकर उत्तर देते हैं। जैसे हम देखते हैं कि टेलीविजन पर जो वाद विवाद होता है, विभिन्न दलों के लोगों को बैठा लिया जाता है, वाद विवाद होता है, विभिन्न दलों के लोगों को बैठा लिया जाता है और खुली बहस होती है।
खुली बहस होती है, तो उनके बहस से जो तथ्य हमें सामने आते हैं उनको हम अपने शोध कार्यों में उपयोग कर सकते हैं। पांचवा है बंद या सीमित या बंद, सीमित या प्रतिबंधित प्रश्नावली। बंद, सीमित या प्रतिबंधित प्रश्नावली। ये जो बंद प्रश्नावली होती है या सीमित प्रश्नावली होती है या प्रतिबंधित प्रश्नावली होती है, इसमें ढेर सारे विकल्प होते हैं। लोगों को विकल्प दिए रहते हैं। क्या दिए रहते हैं? विकल्प दिए रहते हैं। लोगों को विकल्पों का चयन करना होता है, विकल्पों का चयन करना होता है। इसमें लोग अपने मन से उत्तर नहीं देते हैं, रिस्पॉन्डेंट अपने मन से उत्तर नहीं देता है, बल्कि विकल्पों से चयन करता है। तो इस प्रकार की जो संरचना होती, इस प्रकार की जो प्रश्नों की संरचना होती है, उसको हम बंद, सीमित या प्रतिबंधित प्रश्नावली कहते हैं। उसमें विकल्प दिए होते हैं, उत्तरदाता अपने मन से उत्तर नहीं देता है। नेक्स्ट है खुली, असीमित या अप्रतिबंधित प्रश्नावली। छठा है खुली, असीमित या अप्रतिबंधित प्रश्नावली। इनमें जो है विचारों को अभिव्यक्त करने की खुली आज़ादी होती है, खुली छूट होती है। यानी कि इसमें भी किसी प्रकार का प्रश्न नहीं होता है, बल्कि कुछ टॉपिक होते हैं, उस पर लोगों की खुली राय जाननी होती है। जैसे कि हम कह दें कि महिलाओं का सशक्तिकरण कैसे हो सकता है, महिलाओं का सशक्तिकरण कैसे हो सकता है। अब इस पर हम लोगों की अलग अलग राय जान सकते हैं। लोग अपने मन से उत्तर दे सकते हैं, मूल्यों से प्रेरित होकर उत्तर दे सकते हैं, या तथ्यात्मक उत्तर प्रस्तुत कर सकते हैं। यानी कि खुला लोगों को उत्तर देने की खुली छूट होती है। तो इस प्रकार की प्रश्नावली को हम खुली प्रश्नावली या असीमित प्रश्नावली या अप्रतिबंधित प्रश्नावली कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जो सातवां है, वह चित्रमय प्रश्नावली। चित्रमय प्रश्नावली, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, चित्रमय प्रश्नावली। इसमें विभिन्न चित्र दिए होते हैं, संकेत दिए होते हैं, विभिन्न चित्र दिए होते हैं, संकेत दिए होते हैं, और चित्रों के माध्यम से लोगों को अपने विचार प्रकट करने होते हैं, या चित्रों पर निशान लगाना होता है, और उन चित्रों के माध्यम से हम उनकी मानसिकता के बारे में बता सकते हैं। आठवां है मिश्रित प्रश्नावली। ये जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये भी मिश्रित प्रश्नावली। जो मिश्रित प्रश्नावली होती है, इसमें कई प्रकार के प्रश्न होते हैं। तथ्य संबंधी प्रश्न हो सकते हैं, मत और मनोवृत्ति प्रश्नावली हो सकती है, संरचित, असंरचित, बंद या खुली, ये कई प्रकार की प्रश्नावली हो सकती है। इसको हम मिश्रित प्रश्नावली होती है। तो मिश्रित प्रश्नावली के अंतर्गत ये सभी प्रकार की विशेषताएं होती हैं। इसमें बंद और खुली प्रश्नावली का मिश्रण होता है। आइए अब देखते हैं इस प्रश्नावली की विशेषताएं क्या होनी चाहिए। विशेषताएं, प्रश्नावली की विशेषताएं। प्रश्नावली की विशेषता क्या होनी चाहिए? यानी कि प्रश्नावली जो होती है, हम जो प्रश्नावली का तैयार करते हैं, वह अध्ययन से संबंधित प्रश्नों को उसमें समाहित करते हैं, शोध से संबंधित प्रश्नों को समाहित करते हैं। यानी कि प्रश्नावली जो होती है, प्रश्नों की एक सूची होती है जिसको हम प्रेषित करते हैं। प्रश्नावली को प्रेषित किया जाता है, किसके यहाँ प्रेषित किया जाता है? उत्तरदाता के यहाँ प्रेषित किया जाता है। और इसमें प्राथमिक सूचनाओं को संग्रहित किया जाता है। जो प्राथमिक सूचनाएं होती हैं, जो प्राइमरी डेटा होता है, उस प्राइमरी डेटा को हम कलेक्ट करते हैं। प्रश्नावली जो होनी चाहिए वह बहुत व्यापक नहीं होनी चाहिए, बहुत छोटी नहीं होनी चाहिए, बल्कि सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए और छोटा होना चाहिए। प्रश्नों की संख्या जो होनी चाहिए वह आवश्यकता से अधिक नहीं होनी चाहिए। और प्रश्न जो हैं वह वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होने चाहिए। प्रश्न कैसे होने चाहिए? वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होने चाहिए। प्रश्न स्पष्ट होने चाहिए, सरल होने चाहिए, समझने योग्य होने चाहिए। जो कठिन प्रश्न होते हैं उसको विषय से बाहर कर दिए जाने चाहिए, और ऐसा प्रश्न तैयार किया जाना चाहिए जिसका उत्तरदाता आसानी से दे सके। हमें इस प्रश्नावली के अंतर्गत आलोचनात्मक प्रश्न नहीं रखना चाहिए। आलोचनात्मक प्रश्न समाहित नहीं करना चाहिए, या लोगों को भ्रमित करने के लिए प्रश्न उसमें नहीं रखना चाहिए। भ्रमित प्रश्न, भ्रमपूर्ण प्रश्न नहीं बनाने चाहिए। लोगों के आस्था पर चोट करने के लिए कोई इस प्रकार के प्रश्नों का निर्माण
नहीं करना चाहिए। केवल अपने विषय से संबंधित ही प्रश्नों का निर्माण करना चाहिए और इस प्रश्नावली के द्वारा हमें विशेष सहायता मिलती है। किसमें मिलती है? अपने अध्ययन में मिलती है, क्वेश्चन एयर में मिलती है। जैसा कि जब एग्जिट पोल के समय होता है तो एग्जिट पोल जो होता है उसमें हम देखते हैं कि प्रश्नावली के माध्यम से सर्वे किया जाता है, प्रश्नावली के माध्यम से लोगों की राय ली जाती है। लोगों की राय लेकर हम जब लोगों की राय ले लेते हैं, प्रश्नावली से प्रश्न पूछ लेते हैं, तो हमारे पास डाटा कलेक्ट हो जाता है। उसी डाटा के आधार पे हम एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं। प्रश्नावली से लाभ क्या होते हैं? लाभ, इससे हमें लाभ क्या होता है? प्रश्नावली से लाभ क्या होता है? देखिए, पहला लाभ यह होता है कि जब हम प्रश्नावली तैयार कर लेते हैं तो एक योजना हमारे दिमाग में तैयार हो जाती है। योजनाबद्ध चरण से हम अपने शोध की तैयारी करते हैं, शोध की शुरुआत करते हैं। ये प्रश्नावली के द्वारा हमारे जो खर्चे हैं वह कम हो जाते हैं, यानी कि यह कम खर्चीली पद्धति है। प्रश्नावली के माध्यम से हम शोध कार्य को कम खर्चे में पूरा कर सकते हैं। जब इस प्रश्नावली के माध्यम से ही दूसरा लाभ यह है कि विशाल क्षेत्र एवं अधिक सूचना दाताओं से हम तथ्य संकलन कर सकते हैं। जब हम प्रश्नावली तैयार करते हैं तो अपने सहायक को दे देते हैं और सहायक जाकर विभिन्न क्षेत्रों में पूछता है, सर्वे करता है, लोगों से पूछता है, लोगों के विचारों को जानता है। तो अधिक से अधिक सूचना दाताओं से हमें तथ्य प्राप्त होते हैं, उनके विचार प्राप्त होते हैं। हमें समय की बचत भी होती है, क्योंकि बिना प्रश्नावली के अगर अध्ययन करना हो तो हमें न तो हमें प्रश्न याद रहेंगे, न प्रश्नों में सामंजस्य रहेगा, न तारतम्यता रहेगी, न क्रमबद्धता रहेगी। तो इस तरह से हम प्रश्नावली तैयार करने से हमारा शोध आसान हो जाता है, सुविधाजनक हो जाता है और हमें अपने साक्षात्कार के पूर्वाग्रह से मुक्ति मिल जाती है। इस प्रश्नावली में हमें मानकीकृत शब्दावली मिल जाती है। मानकीकृत शब्दावली का चयन करते हैं प्रश्नावली में। मानकीकृत शब्दावली का चयन करते हैं, जिसके द्वारा शोध कार्य और आसानी हो जाती है। इस प्रश्नावली के अंतर्गत हम अध्ययन करने में विविधताएं नहीं रहती हैं। हम अपना माइंड सेटअप कर लेते हैं कि हमें किस क्षेत्र पर, किस विषय में और किन किन लोगों से प्रश्न पूछना है। माइंड अपना सेटअप कर लेते हैं तो हमें कोई इसमें समस्याएं नहीं रहती है। तो हम प्रश्नावली के द्वारा देखते हैं कि प्रश्नावली के द्वारा हम अपने शोध कार्य को आसानी से पूरा कर सकते हैं। शोध कार्य में अधिक से अधिक आंकड़ा इकट्ठा कर सकते हैं। उन आंकड़ों के आधार पर हम इन विश्लेषण करने के पश्चात उस समस्या के समाधान के बारे में सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको प्रश्नावली के अंतर्गत प्रश्नावली का अर्थ बताया, विशेषताएं बताई, प्रकार बताएं। ये जो 8 प्रकार की प्रश्नावली तैयार हम करते हैं और प्रश्नावली के लाभ से हमने अवगत कराया कि प्रश्नावली के द्वारा हमें लाभ क्या मिलता है। अगले लेक्चर में मैं आपको केस हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा। केस पद्धति, यह केस पद्धति क्या होती है, जो कि आपकी सिलेबस में है, यूनिट 3 में है। यूनिट 3 से केस पद्धति क्या होती है इसके बारे में आपको बताऊंगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। मेरा वीडियो आप लोग देखते रहिए। अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।